नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। सबसे पहले बात कर लेते हैं असम की, जहां पर गुवाहाटी में अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हेमंत बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू 2 दिनों से टीवी पर धमकी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हेमंत 2 दिनों से धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल आएगा तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा, पुलिस से पकड़वाऊंगा। क्या मैं आतंकवादी हूं? मुझे क्यों पकड़वाओगे? इस बीच अरविंद केजरीवाल ने असम के लोगों की जमकर तारीफ भी की और हेमंत बाबू को असम की संस्कृति सीखने की नसीहत दी। साथ ही अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने और खाना खाने की भी आइएगा। मैं आपको अपनी गाड़ी में दिल्ली घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि 5 सालों में हमने क्या काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असम के लोगों ने हर राजनीतिक दल को मौका दिया, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। असम की वर्तमान सरकार 2014 में वापस आई और हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में दिल्ली में आई थी। दिल्ली इतनी विकसित हो गई है, लेकिन असम अभी भी विकसित नहीं हुआ है। हेमंत बिस्वा ने क्या किया है? कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है। पिछले 75 साल में आप लोगों ने 52 ईयर्स 52 साल तक आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। 52 साल तक 52 ईयर्स। 10 साल आपने असम गण परिषद की सरकार बनाई और पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कम नहीं होते इतने साल। आपने इनको अपना विश्वास देने में, वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको बदले में क्या मिला? इतने साल आपने इन लोगों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, असम गण परिषद को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इन पार्टियों ने आपको क्या दिया? धोखा दिया। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया, जिसको मौका मिला उसने लूट लिया। लूटा कि नहीं लूटा? हार के, इन पार्टियों से तंग आके आज 3.5 करोड़ असम के लोगों ने हम लोगों को न्योता दिया असम आने के लिए। मैं आप सब असम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान के साथ मुझे, भगवंत मान साहब को, आम आदमी पार्टी के लोगों को असम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी। दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी। 1 साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया। 7 साल के अंदर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुवाहाटी गए, उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन पर निशाना साधा और पूछा कि आपने इतने सालों में आखिर क्या किया। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने गुवाहाटी जाकर कहीं ना कहीं राजनीति माहौल जो है वो और ज्यादा गर्मा दिया। यहाँ पर बात करें हेमंत बिस्वा की, तो वो जिस तरीके से सीएम है और लगातार उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उनको कहीं ना कहीं ये कहा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि हेमंत बिस्वा ने कोई भी आसाम के लोगों के लिए बड़ा कार्य नहीं किया, क्योंकि 2014 के अंदर हेमंत बिस्वा की सरकार बनी थी और 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, मगर
दिल्ली के अंदर लगातार विकास किए गए हैं, इस तरीके के दावे जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया। और यहां तक कि ये भी कहा गया कि हेमंत बिस्वा की सरकार जब 2014 के अंदर बनी थी और लगभग कह सकते हैं 5-6 सालों के अंदर आसाम के लोगों के लिए अभी तक कुछ भी कार्य नहीं किए गए हैं, सिर्फ राजनीति की गई है और कहीं ना कहीं कहते हैं नफरत की राजनीति की गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल हेमंत बिस्वा को लेकर यानी कि हेमंत बाबू को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आए और यहाँ तक कि ये भी कहा कि अगर हेमंत बिस्वा दिल्ली आते हैं तो अरविंद केजरीवाल से जरूर मिले, उनके घर पर चाय पानी पिए और यहाँ तक कि खाना भी खाए और उनके ही गाड़ी के अंदर वो दिल्ली घुमाएंगे। और दिल्ली के अंदर जो विकास किए गए, चाहे वो दिल्ली के स्कूलों को लेकर हो, दिल्ली के अस्पतालों को लेकर हो, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो या फिर कहें लोगों की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर हो, दिल्ली के सड़कों को लेकर हो, लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिल्कुल कहा गया कि दिल्ली के अंदर जितना विकास किया गया है अभी तक वो उतना विकास जो है वो किसने आसाम के लोगों के लिए नहीं किया गया है। अगर भाजपा को मौका मिला है और कैसे कांग्रेस को भी पहले मौका मिल चुका था और अब जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं आसाम के लोगों के लिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विकास किया गया है उसी तरीके का विकास जो है वो आसाम के लोगों के लिए किया जाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति जो है वो गरमाई हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहा गया था कि जो हेमंत बिस्वा है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल अगर गुवाहाटी आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और यहाँ तक कि उनको जेल में भेजा जाएगा। इस तरीके केजरीवाल की तरफ से ये बिल्कुल कहा गया कि वो कोई आतंकवादी नहीं है जिसको वो गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर यहाँ पर वो सिर्फ जनता के बीच में आए हैं और जनता के लिए विकास कार्यों के लिए और जहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए जरूर जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा कि हेमंत बिस्वा इस चुनौती का स्वीकार कर क्या दिल्ली आएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो जिन दावों को पेश किया गया स्कूलों को लेकर और यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों की बात करें, मोहल्ला क्लिनिकों की बात करें, इस तरह के जो दावे किए गए क्या हेमंत बिस्वा जो है वो इनका दावा सब कबूल कर क्या दिल्ली आएंगे और इनके जो विकास कार्य है क्या उनको देखेंगे? जी अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान ये भी कहा कि असम की जनता ने खुद उनको न्योता देकर बुलाया है। ऐसे में क्या ये समझा जाए कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का एक बार फिर से और विस्तार करने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है आम आदमी पार्टी, अब असम में भी चुनाव जीतने की फिराक में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, जिस तरीके से वहां पर भाषण दिया गया। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहते हैं गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, क्योंकि पहले दिल्ली के अंदर एक सत्ता बनी थी आम आदमी पार्टी की तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, नेशनल पार्टी नहीं थी। पंजाब के अंदर जैसे ही उनका कहते हैं सरकार बनी तो उनको कहीं ना कहीं हौसला बढ़ते हुए नजर आया। दूसरा कहते हैं गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर के जो वोटिंग मिली यानी कि वोट मिले उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं वो नेशनल पार्टी बनती हुई नजर। और अब अरविंद केजरीवाल की जो निगाहें हैं या फिर कहें जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आसाम की तरफ है और आसाम के लोगों के लिए यही कहा गया कि आसाम के लोगों ने खुद अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर न्योता दिया और कहीं ना कहीं वो अब कहीं ना कहीं आसाम के लिए ही काम करेंगे। और जिस तरीके से कहा गया कि जितने सालों के अंदर हेमंत बिस्वा की सरकार रही या फिर उनसे पहले की जो सरकारें रही है उन्होंने भी कहीं ना कहीं आसाम के लोगों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया, सिर्फ राजनीति की है और कहीं ना कहीं अपना पेट भरा गया है। मतलब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिलता है आसाम के लोगों की सेवा करने के लिए तो वो बिल्कुल उसी तरीके का सेवा करेंगे जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बेहतर शिक्षा दी गई है, बेहतर कैसे मोहल्ला क्लिनिक दी गई है, बेहतर इलाज दिया जा रहा है, इसी तरीके का मौका जो है वो आसाम के लोगों से भी मांगते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं अब उनकी जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं आसाम पर है और कहीं ना कहीं आसाम की सत्ता को हासिल करने के लिए शायद अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके के आरोप और इस तरीके की सुविधाएं जो है जो दिल्ली के अंदर दी गई है उसी तरीके की सुविधाएं जो है वो देने की बात की गई है। मगर अब देखना होगा कि आसाम के लोग जो है वो वाकई में ही अरविंद केजरीवाल के इन वादों को हकीकत में कहीं ना कहीं वोट देकर कहीं ना कहीं आसाम के अंदर राजीव, अरविंद केजरीवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये चुनौती खुली दी थी अरविंद केजरीवाल को कि अगर वो असम में आते हैं और यहाँ आकर उनके खिलाफ भाषण देते हैं तो उन पर एफआईआर करवा देंगे, उन्हें जेल में डलवा देंगे, इस तरीके की बातें कही गई थी। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे और सीधे तौर पर गरजे थे हेमंत बिस्वा शर्मा पर।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हेमंत बिस्वा की, तो हेमंत बिस्वा की तरफ से लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर या फिर कहें अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और यहाँ भी ये भी कहा गया था कि अगर वो असम के अंदर आकर अगर उनके खिलाफ कोई भी भाषण देते हैं या फिर कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंचे असम के अंदर और लगातार गुवाहाटी के अंदर उन्होंने जिस तरीके से हेमंत बिस्वा को कहीं न कहीं चुनौती भी दी और यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो दिल्ली आए और दिल्ली का जो विकास कार्य है वो देखें। मगर कहीं न कहीं हेमंत बिस्वा को ये भी कहा गया कि 2014 के अंदर सरकार बनी थी, मगर उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य जो है वो आसाम के लोगों के लिए नहीं किया गया है और कहीं न कहीं अब कहते हैं हेमंत बिस्वा को घेरने की भी कोशिश की गई। तो इससे लेकर कहीं न कहीं हेमंत बिस्वा का जो पलटवार होगा वो जरूर देखने लायक होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो जरूर देखी जा रही है। मगर यहाँ पर कहता है हेमंत बिस्वा की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, अब कहीं ना कहीं दोनों जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं वोट के लिए कहीं ना कहीं आसाम की जनता से अपील भी कर रहे हैं। अब देखना होगा आसाम की जनता हेमंत बिस्वा को मौका देगी या फिर अरविंद केजरीवाल को मौका देगी। जी जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल गर्जन है वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर, अगर बात की जाए तो इसके बाद क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का कोई बयान सामने आया है? क्योंकि उन्होंने चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल को एफआईआर की और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप उन पर लगाए हैं, क्या उनका कोई बयान सामने आया? देखिए, अभी बात करें जिस तरीके से कल कैसे अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर हेमंत बिस्वा की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान नहीं है, मगर उम्मीद जताई जा रही है कि आज कोई ना कोई बड़ा बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जरूर दिया जा सकता है और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश भी की जा सकती है। मगर अब देखना होगा कि दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य करने के लिए जो कहा गया कि दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया गया और जो जो नेताओं के स्कूल हुआ करते थे आज वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर लोग नहीं जा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना पसंद करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाना पसंद करते हैं और सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन जो है वो दोबारा से होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सुविधाओं के नाम पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल आसाम के लोगों से कहीं ना कहीं अपील की कि उनको मौका दिया जाए। मगर हेमंत बिस्वा जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं पलटवार भी कर सकते हैं और देखना होगा कि वाकई में हेमंत बिस्वा दिल्ली आएंगे और अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और जिस तरीके से उनकी जो सुविधाएं हैं जिसको कहा गया कि वो दिल्ली के अंदर बेहतर शिक्षा में दी गई है, बेहतर मोहल्ला क्लिनिक दी गई है, बेहतर इलाज दिया जा रहा है, बेहतर लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या इसी तरीके का रोल मॉडल जो है शायद वो आसाम के लोगों के लिए भी अपनाते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बिल्कुल गरमाया हुआ है और देखना होगा कि हेमंत बिस्वा जो है वो आज किस तरीके का बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दे सकते हैं। जी राजीव, अगर बात की जाए असम की जनता की, तो असम की जनता हेमंत बिस्वा शर्मा और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आसाम के लोगों की बात करें तो आसाम के लोग जो है वो कहीं ना कहीं विकास चाहते हैं और यहाँ पर ये जिस तरीके से विकास के नाम पर जो हर बार राजनीति की जाती है और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 52 ईयर्स पहले भी सरकारें रही और उसके बाद में 2014 के बाद में कहीं ना कहीं कहता है हेमंत बाबू की सरकार रही और हेमंत बाबू के द्वारा भी कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया, उनके विकास कार्य नहीं किए गए। मगर आसाम की जनता की बात करें तो आसाम की जनता भी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि जो सुविधाएं चाहे वो दिल्ली के अंदर हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा हो या हेमंत बिस्वा के द्वारा हो, मगर उनको सुविधाएं चाहिए ताकि जिस तरीके से उनसे वोट मांगे जाते हैं तो उसी उसका कहीं ना कहीं वही चीज जो है वो उनको मिलनी भी चाहिए। मगर यहाँ पर लगातार जो आसाम की जनता है वो कहीं ना कहीं विकास चाहती है, मगर अभी तक विकास जो है वो शायद अभी तक आसाम के लोगों को नहीं मिल पाया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत करके लड़ेगी। ये बात रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सपा का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को धोखा दिया है। नगरों में कूड़ा भरा पड़ा है, नालियों में गंदगी है, सफाई न होने से नगरों में बड़े पैमाने पर डेंगू फैला है, व्यापारी परेशान हैं। नगर निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को अब सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दवाओं से लेकर खाने पीने की सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं। बीजेपी महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे लाती है। 1 अप्रैल से दवाइयां महंगी हो गई हैं, इलाज महंगा हो गया है, अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं। बेरोजगारी के मामले में बीजेपी झूठ बोलती है। उत्तर प्रदेश की नकली ग्रोथ रेट दिखाती है। झूठ को सच दिखाने के लिए 200
करोड़ रुपए खर्च कर अमेरिकी एजेंसी की मदद ले रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव वो अपने सहयोगियों के साथ लड़ने जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगभग तैयारी चल रही है और कहा जा सकता है कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक की थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी निकाय चुनाव को जो तस्वीरें है वो साफ कर दी है और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो उनके सहयोगी दल थे उन्हीं सहयोगी दल के साथ, चाहे आरएलडी हो चाहे महान दल हो, ऐसे इन दलों के साथ मिलकर ही कहीं ना कहीं वो निकाय चुनाव में उतरेंगे और साथ ही साथ यूपी निकाय चुनाव में अपने गठबंधन के सहयोगी साथ ही लड़ने की बात कही है। तो वहीं कल बैठक हुई थी। बैठक में अखिलेश यादव ने कई बातें अहम कही, जिन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सपा का भाजपा से सीधा मुकाबला नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को धोखा दिया है, लोगों को ठगने का काम किया है। नगरों में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, नालियों में गंदगी हो रही है, सफाई न होने से नगरों में बड़े पैमाने पर डेंगू ऐसी बीमारियां फैल रही है, व्यापारी परेशान है। निकाय चुनाव में जनता को भाजपा को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पे अखिलेश यादव ने लगाए। साफ तौर पर कहा कि झूठ को सच दिखाने में लगभग 200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी खर्चा कर रही है, अमेरिकी एजेंसी को पैसा देकर कहीं ना कहीं झूठ फैलाने का काम कर रही है। तो वहीं बात की जाए तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और ये कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल तरह से बदहाल हो चुकी हैं। तो वहीं तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। तो ये विपक्ष है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पर कल अखिलेश यादव बैठक के दौरान हमलावर नजर आए, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की बातें नजर करते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में कौन कितनी सीटें लाता है आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियां में जुटी हैं और ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में उतरने के लिए जो सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी का, उनके साथ कहीं ना कहीं बैठक की जाएगी और किसकी सीटें कहां पर किसको दी जाएंगी, इन सब पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग समाजवादी पार्टी की तैयारी है और समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरने जा रही है। जितेंद्र, अगर समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो किस तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे? क्योंकि मायावती ने भी पूरे तरीके से मोर्चा खोल दिया है और मायावती भी कल जिस तरीके से बैठक की उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार फिर वो निकाय चुनाव लड़ेंगी। अगर देखा जाए तो किस तरीके के समीकरण फिर तीनों पार्टियों में बनेंगे? इसके मुस्कान कहा जाता है राष्ट्रीय लोक दल के यानी आरएलडी के साथ जब विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो समाजवादी पार्टी को फायदा ही हुआ था और समाजवादी पार्टी में ये कहा जा सकता है कि सीटें बढ़ने का भी काम विधानसभा में हुआ। हालांकि वो सरकार नहीं बना पाए लेकिन सीटें बढ़ने का काम जरूर किया जाता है। वही क्षेत्रीय दल जो है, छोटे छोटे दल जो समाजवादी पार्टी के साथ महान दल है और कई दल है जिस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, वो क्षेत्रीय दल थोड़ा सा प्रभाव जरूर डाल सकता है क्योंकि निकाय चुनाव में क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाता है और ये कहा सकता है कि नाली से लेकर नाला कूड़ा और गलियों में नालियां, इन सब की कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समस्याएं देखी जाती है और क्षेत्रीय समस्याओं में ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से थोड़ा सा ये कहा सकता है कि समाजवादी पार्टी प्रभाव डाल सकती है और कहीं ना कहीं सीटें जीतने के लिए क्षेत्रीय दल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो क्षेत्रीय दलों के साथ एक अहम भूमिका होती है निकाय चुनाव में। तो निकाय चुनाव में किस तरह का प्रभाव डाल पाते हैं ये आने वाले वक्त जरूर बताएगा। लेकिन क्षेत्रीय दलों में कहा जाए कि वर्चस्व जो है वो क्षेत्रीय दलों का होता है क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं होती है लोगों की, आम जीवन से जुड़ी जो समस्या आती है, पानी, नल, नालियां, कूड़ा, इन सब समस्याओं को लेकर नगर निकाय चुनाव होता है और इसी को देखते हुए भी क्षेत्रीय दल थोड़ा सा प्रभाव जरूर डाल सकते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में हैं, तैयारियां सभी की जारी है, बीजेपी भी लगातार इसको लेकर तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सहयोगियों के साथ गठबंधन रखेंगी और ये भी कहा अखिलेश यादव ने कि जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी।
देखिए, विपक्ष में बैठी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव विपक्षी नेता भी है, तो जाहिर सी बात है कि इन सबको देखते हुए वो लगातार हमलावर रहते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती है और कहीं ना कहीं कई बयान सामने आते हैं जिसमें अखिलेश यादव को निशाना बनाया जाता है। तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाना बनाने का काम किया है और ये कहा जा सकता है कि विपक्ष में बैठे होने के नाते सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और भूमिका में कितना निर्वहन कर पा सकते, निकाय चुनाव में कितनी सीटें वो निकाल पाती है समाजवादी पार्टी, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से वक्त तो बताएगा, लेकिन अगर बीजेपी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, अगर अभी देखा जाए जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है या समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, अगर कंपैरिजन किया जाए तो नगर निकायों में किसके समय में ज्यादा कार्य हुआ? देखिए, कार्यों की बात की जाए तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 6 साल पूरे हुए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 6 साल पूरे हुए हैं। नगर निकायों में विकास करने का काम किया, नगर पंचायतों में विकास करने का काम किया गया है और हमेशा से ये देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी सरकार रही है, जो जिसकी सरकार रही है, नगर पंचायतों में उस पर कहीं ना कहीं उसका उस पार्टी का वर्चस्व होता है। और जाहिर सी बात है, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, उन सब पे पार्टियों का नगर वर्चस्व होता है। और विकास की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी भी विकास करा रही है और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी ये कहा गया था, सभी को बुलाया गया था, तो सब पे धीरे धीरे विकास कार्य किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि हमने समय पर कहीं ना कहीं नगर पंचायत हो, जिला नगर निकाय हो, उन सब पर कहीं ना कहीं विकास कराने का काम किया है। और लगातार सभी पार्टी इस बात का दावा करती है, लेकिन किस पार्टी का कितना वर्चस्व रहा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा महापौर उनके बने, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी का जरूर प्रभाव जरूर दिखाई देता है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वैसाखी के त्योहार से पहले किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा यकीनी बनाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों और अधिकारियों को गिरदावरी की प्रक्रिया में तेजी लाने और किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए फील्ड के दौरे बढ़ाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को किसानों को मिलकर उनकी शिकायतें सुननी चाहिए। इसी तरह अधिकारियों को ये यकीनी बनाना चाहिए कि विशेष गिरदावरी जल्द मुकम्मल की जाए, जिससे हम वैसाखी से पहले मुआवजे की अदायगी कर सकें। लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान बर्दाश्त करने वाले किसानों के साथ एकजुटता का प्रगटावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में अन्नदाता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि एक एक पैसे के नुकसान की भरपाई की जाएगी और इस नेक कार्य में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि वो खराब मौसम के कारण हुए भारी नुकसान के कारण किसान भाईचारे को पेश आई मुश्किलों को अच्छे से अवगत हैं और इन मुश्किलों का समाधान वो मुआवजे के जरिए करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों और विधायकों को, किस तरीके के ये निर्देश रखे, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों जो है बारिश की वजह से किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है अपने जो मंत्रिमंडल के जो साथी हैं और जो अधिकारी हैं उनको जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि गिरदावरी करके जो है जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी दें और जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ मिलें और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है बैसाखी के मौके 14 अप्रैल से पहले जो है दे दी जाएगी। जिस तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं तमाम विधायकों अधिकारियों को, अब इस पर विधायक और अधिकारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कल दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उसके बाद से ही जो है चाहे अधिकारियों की बात की जाए, चाहे
मंत्रियों की बात की जाए तो वो हरकत में आ गए हैं। जो किसान हैं उनसे जाके उनकी मुलाकात भी शुरू हो चुकी है, गद्दौरियां जो है वो होनी शुरू हो चुकी हैं। हमारी कुछ किसानों से बात भी हुई थी कल राजपुरा एरिया में, तो वहां पर जो है गद्दौरियां जो है वो करनी जो है अधिकारी जो है उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अमित, अगर गिरदावरी अधिकारियों ने करनी शुरू कर दी है, यानी वैसाखी तक सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, किसानों की फसलों का नुकसान कितना कितना है, क्या इसका कोई मोटा मोटा आंकलन किया गया है? जी बिल्कुल, इस पे तो कहना कुछ वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये अभी गद्दौरियों के बाद ही जो है ये सारा जो आंकड़ा है वो सामने आएगा। और हालांकि जो नुकसान है जो देखने को मिल रहा है ग्राउंड जीरो लेवल पे, वो काफी भारी मात्रा में जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से जो है बारिश हो रही है। आज भी जो है रुक रुक के जो है बारिश हो रही है और जगह जगह ओले जो गिरे, तो इसके बाद जो है नुकसान जो फसल का है वो तो काफी भारी मात्रा में हुआ है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो किसानों से मुलाकात करने के लिए विधायकों को कहा गया है, अब क्या विधायक पहुंचे हैं किसी भी किसान से मुलाकात करने के लिए? जी बिल्कुल, राजपुरा एरिया में हमने बात की। ग्राउंड जीरो पे जो किसान हैं उन्होंने बताया कि मंत्री जो हैं इससे पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, और कल भी जो 2-3 जो मंत्री हैं पंजाब मंडल आम आदमी पार्टी के, तो वो भी कल उन्होंने भी राब्ता किया किसानों के साथ। अमित, किसान किस तरीके से अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि गिरदावरी के साथ साथ जल्द ही मुआवजे का जो अदायगी है वो भी हो जाएगी? जब उनको किसानों से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि ये पहली सरकार हमने देखी है जो इतनी जल्दी जो है हमें मुआवजा भी दे रही है, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे आके उन्होंने बातचीत की। हमारा जो नुकसान है उसका भी जो है मंत्रिमंडलों जो जो मंत्री जो है उन्होंने जो है जायजा लिया। तो किसानों में काफी इस पूरी सरकार को भी लेके, और जिस तरह से उनका मुआवजा जो उनको जो मिलना है उसको लेके भी जो है किसान जो है काफी खुश दिख रहे हैं। किसानों के लिए, किसानों को मुआवजा देने के लिए कितनी राशि जो है वो आवंटित की गई है, इसके बारे में बताएं। कुल अभी तो आंकड़े जब आएंगे, जो पंजाब सरकार है उसने कहा है कि जितना भी जो मुआवजा जो देना है, कुल शायद जो है 2900 करोड़ की बात जो है इस बताई जा रही है कि जो मुआवजा जो है जारी किया गया है। अब देखना होगा कि कितना नुकसान होता है, उसके बाद जो है जल्दी जो मुआवजा जो है 14 अप्रैल वैसाखी वाला दिन जो है उससे पहले पहले जो है दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटे से ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लैंडस्लाइड और अवलांच गिरने की घटनाएं हुई है। चंबा सळनी के जकराल गांव में बीती रात मलबे के नीचे दबने से देवी प्रसाद की मौत हो गई है। ठियोग के नंगल देवी में हाईवे 5 पर बीती रात भवन गिरने से 5 दुकानें जमींदोज हो गई। गनीमत रखी कि हादसे से चंद सेकंड पहले आवाजें सुनकर 2 लोग छलांग मारकर बाहर निकल गए। उधर लाहौल स्पीति में अवलांच गिरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार आज सुबह मौसम खुलने के बाद गोंधला के शूलिंग की पहाड़ी में से मलबा आया है। बवंडर देख लोग सहम गए हैं और साथ लगते हाईवे तक बर्फ पहुंच गई है। प्रदेश में बीते 2 दिन से हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। स्टेट के सभी शहरों का तापमान नॉर्मल से 5 से 12 डिग्री तक नीचे गिरा है। चंबा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 11.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यहां अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। इस खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से भारी बारिश बर्फबारी चल रही है, 2 से 3 दिन का समय हो गया है, आज भी रुक रुक कर बारिश जो है वो हो रही है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। इसी बीच कई जगह कई घटनाएं भी हुई। हिमाचल में 2 दिन से लगातार और ऊंची जगहों पर जो है बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में तापमान में तो भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन साथ ही क्योंकि रुक रुक के जो ये बारिश हो रही है और इस तरह से जो मौसम एकदम से बदलाव है, उसके कारण जो
विभिन्न जगह है, जैसे चंबा है, ठियोग है, रामपुर बुशहर है, वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं और ऐसे में जो एक व्यक्ति है उसकी मौत भी हुई है। हालांकि अभी जो 6 अप्रैल तक मौसम में जो जो बारिश और बर्फबारी का दौर है, इसको मौसम विभाग ने कहा है कि 6 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। ऐसे में जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी के साथ साथ ओलावृष्टि भी यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में किसानों और बागवानों को एंटी हेलमेट लगाने की सलाह भी दी गई है और 6 अप्रैल तक ये मौसम इसी तरह से बना रहेगा। अगर बात करें रोहतांग, बारालाचा, शिंकुला और जलोड़ी दर्रा, वहाँ पे बर्फबारी जारी रही थी। पिछले कल तक वहाँ बर्फ पड़ रही थी और राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, कांगड़ा, डलहौजी, मनाली, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल यानी संडे की बात करें, हर पूरे प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी दोनों चलती रही और ऐसे में सोमवार और आज के लिए यानी और कल के लिए मंगलवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और 6 अप्रैल तक जो मौसम खराब है उसका पूर्वानुमान दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जी, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है पूरे हिमाचल में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है और इसी बीच आज भी बारिश का अलर्ट है। अभी की बात करें तो मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, अभी भी अगर हम बात करें रात से तूफान और रुक रुक के जो हवाएं हैं वो तेज चलती रही और सुबह से जो है बारिश का क्रम वो जारी है और जो मौसम अगर ऊंची चोटियों की बात करें वहाँ पे जो है बर्फबारी का क्रम हल्का हल्का जारी है। तो ऐसे में जो ये मौसम है काफी, इसमें जो तापमान में गिरावट है वो अभी भी बदस्तूर जारी है और ऐसे में जो गर्म कपड़े हैं वो लोगों को अभी भी पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जी, अगर हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात तो हो गई, लेकिन जिस तरीके से लगातार चाहे तो लैंडस्लाइड हो रही है, एवलांच हो रहे हैं, ऐसे में सरकार किस तरीके से तैयार है, किस तरीके की तैयारी की जा रही है? क्या जो खतरनाक जगह है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है क्या? जी अभी ऐसा तो नहीं है, लेकिन मौसम ये जिला प्रशासन है, चाहे वो चंबा है, किन्नौर है, कुल्लू में, इनको पर जो है एवलांच की संभावना है या जिस तरह जो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही है, तो जिला प्रशासन अलर्ट पर है और जो एलसीएमए की टीम्स हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया, सतर्क रखा गया और लोगों को खुद भी सावधानी बरतने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें पर्यटन स्थलों की, तो होटल नॉर्थ होटल है जो और पर्यटन सिद्धू है, वहाँ तक जो है पर्यटकों को जो है बात जाने दिया जा रहा है। उदयपुर, कांगड़ी और मनाली ले जो मार्ग है वो बंद कर दिया गया है और किन्नौर की बात करें ना, उनकी छोटी पे अभी भी जो बर्फबारी वो जारी है और कई जगहों पे जो ये जो सड़कें हैं, रास्ते हैं वो अवरुद्ध है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है सड़कों को खोलने में लगा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि उनका हर संभव कोशिश है कि रास्ते अवरुद्ध ना हो और उन्होंने खुद भी जो है लोगों को भी और पर्यटकों को साथ खास तौर पे जो है एहतियात बरतने की जो अभी वो है सलाह वो दी है कि बिना बात के जो घरों से ना निकले और बारिश के कारण जो इस तरह के जो अभी जो संभावना है उसको लेकर जो अतिरिक्त सावधानी को बरतने के भी निर्देश मौसम विभाग और जिला प्रशासन दोनों ही अपने अपनी तरफ से दे रहे हैं। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सोमवार यानी आज सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वो सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। साथ ही राज्य के लिए कुछ नई केंद्र पोषित योजनाओं का आग्रह भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 3 पदों को भरने के साथ ही विभिन्न आयोगों, प्राधिकरणों और निगमों में दायित्व वितरण के संबंध में भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा, जोशीमठ आपदा समेत अन्य विषयों पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर सकते हैं। ये भी समझा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री को केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के कपाट खुलने के अवसर पर देवभूमि आने का निमंत्रण भी देंगे। मुख्यमंत्री का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में मुख्यमंत्री सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप रखने के साथ ही आगामी योजनाओं के लिए मार्गदर्शन लेंगे। वो 22 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दे सकते हैं।
सीएम साहब का इन्वेस्ट दिल्ली करने दौरा में। है, क्या लग रहा है जो दायित्व हैं उनकी इन्वेस्ट करने तैयारी में। है या कुछ और है? ये देखिए, सीएम है, प्रदेश के मुखिया हैं, निरंतर केंद्र से संवाद बना रहे, ये डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर निरंतर केंद्र की सभी जितनी भी योजनाएं यहाँ चल रही हैं उन पर भी चर्चा रहती है। अब जैसा बराबर ये आ रहा है कि रेल किस तरह से ऋषिकेश से आगे बढ़े, उधर रामनगर से बागेश्वर किस तरह से जाए, टनकपुर से बागेश्वर कैसे जाए, ये डबल लाइन कैसे बने देहरादून तक की, इन सभी विषयों पर रेल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेने किस तरह से वो इस दफा कब वो इन 4 धामों की केदार बाबा के दर्शन करने का मन बनाएंगे और अनेकों रेल की योजनाएं हैं, ऑल वेदर रोड की योजनाएं हैं, जल हमारा एक अहम इशू रहता है। उन सभी विषयों पर जब माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उन सभी विषयों पर चर्चा रहती है। उन सबको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कितना काम हो चुका है, किस चीज़ की स्टेट को ज़रूरत है, उन सभी पर निश्चित तौर पे उन पे चर्चा होगी। और ये जो आपने कहा कि दायित्व, ये तो एक साधारण सा इशू है, नेचुरल प्रक्रिया है राज्य के विकास के लिए, किस-किस को आपने चुनना है, किस-किस को उसके लिए ज़िम्मेवार बनाना है। तो वो कार्यकर्ताओं का इशू है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं को और तेजी से धरातल पर पूर्ण होने की दिशा तक कैसे उसको ठीक किया जाए। जोशीमठ का एक बड़ा इशू है जो पीछे रिसेंटली हमारे बीच में आया है। यात्रा को तो व्यवस्थित करने का एक इशू है, उसके लिए भी निरंतर केंद्र की सहायता और उनसे चर्चा करना एक इशू होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए होंगे, ऐसा मुझे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से सीएम धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिवसीय दौरा दिल्ली का यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का दौरा है, जो कल रविवार के दिन वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल के बाद आज उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। ये जो मुलाकात है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि कई मुद्दे हैं उत्तराखंड के अंदर अभी राज्य सरकार के तहत जो यहाँ पर होने हैं। सबसे पहले जो मंत्रिमंडल में यहाँ 3 पद अभी रिक्त हैं, 3 मंत्रियों का चयन और होना, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और वहीं साथ ही क्योंकि लंबे समय से दायित्व का बंटवारा यहाँ पर धामी सरकार में नहीं हुआ है और कई कार्यकर्ता जो लंबे समय से आस लगाए बैठे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं दायित्वों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। दायित्व यहाँ तक की संभावना जताई जा रही है कि 2-4 दिनों के अंदर दायित्व बढ़ सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री से चर्चा हो सकती है। और साथ ही कई ऐसी केंद्र पोषित योजना है जिसका आग्रह कहीं ना कहीं पुष्कर धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने वाले हैं। और क्योंकि राज्य में जो निरंतर विकास की प्रक्रिया आगे लगातार चलती रही, उसको लेकर के केंद्र का सहयोग लगातार मिलता रहा है राज्य को और यही सहयोग आगे लेने के लिए कहीं ना कहीं और कई योजनाओं का यहाँ पर आग्रह करने के लिए धामी यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने बातें रखेंगे। और साथ ही कई ऐसे अहम मुद्दे हैं राज्य के अंदर और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जोशीमठ को लेकर के भी कई यहाँ पर योजना जो बातें हैं वो हो सकती है। कुल मिला के दौरे की बात अगर की जाए तो आज बहुत ही अहम दौरा है और कई योजनाओं की चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। उत्तराखंड के अंदर जो काम किए जा रहे हैं भाजपा सरकार की तरफ से उनकी चर्चा यहाँ पर हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जब से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जब से देश की सत्ता में उन्होंने वो आए हैं तब से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं उनको विशेष लगाव दिखता रहा है और लगातार उत्तराखंड के विकास के लगातार उनकी तरफ प्रयास किए जाते हैं और इन्हीं प्रयासों को लगातार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ सौंपते हैं और वो काम कहीं ना कहीं यहाँ पर होते हैं। तो वो सारी चीजों का यहाँ पर आज चर्चा होनी है और कई योजनाएं जो है जो आगे चलने जा रही है केंद्र की तरफ से, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर बातें की जा सकती हैं। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रामनवमी के दौरान मालाड मालवानी इलाके में भड़के दंगे के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठना अब शुरू हो गया है। पुलिस ने दंगा भड़काने के मामले में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसमें शामिल एक समाजसेवी बिल्डर ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में वीडियो फुटेज पेश किया है, जहां उन्हें सोमवार तक गिरफ्तार नहीं करने की राहत मिली है। मालाड पश्चिम मालवानी इलाके में रामनवमी के दौरान जुलूस 5 नवंबर
माफ कीजिएगा 5 नंबर सवेरा बिल्डिंग के पास से गुजर रही थी, तब अचानक ही जुलूस में मौजूद लोग काफी शोर करना शुरू कर दिया। तब वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो बवाल शुरू हो गया। दंगा भड़काने पर पुलिस ने इस दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया, जिसमें मालवानी इलाके के समाजसेवी और बिल्डर के रूप में जाने माने जमील मर्चेंट का नाम शामिल है। जमील मर्चेंट के मुताबिक पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी ने खुद उन्हें बुलाया और मामले को शांत करने के लिए लोगों से आग्रह किया। तब वो खुद वहां पर मौजूद लोगों से शांत होने की अपील करने लगे। तो पर ताजुब तो तब हुआ जब उन्हें पता चला कि पुलिस ने दंगा भड़काने के मामले में उन्हें भी नामजद कर लिया है। उन्हें लगता है कि पुलिस की ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके चलते उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अपील कर दी है, जिस पर फैसला आना बाकी है। देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना घटी 30 तारीख को रैली की, इसमें जो भी 8 नंबर जो रैली शुरू होने के बाद रैली का जो मूवमेंट चलता गया, 7 नंबर में आने के पहले लोग थक चुके थे, जो जहाँ तक मुझे खबर मिली। तो 7 नंबर मस्जिद के पहले मुसलमान जो भाई लोग थे, उन्होंने पानी का और जूस का इंतज़ाम रखा था। तो वहाँ उन्होंने पानी नहीं पिया, जूस भी पिया ताज़े हुए। फिर 7 नंबर मस्जिद के पास आकर डीजे को बढ़ाया और वहाँ पे हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद पुलिस ने जो भी लाठीचार्ज करी, जो छोटा मोटा झगड़ा हुआ, और फिर रैली यहाँ पे आना शुरू हुई। तो उसमें अक्सर मसला क्या है कि यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम जो है, 25-30 सालों से यहाँ मतलब मैं रहता हूँ, तो कभी ऐसा झगड़ा हुआ नहीं है। एक 92 की राइड हुई थी और पूरी दुनिया पर हिंदुस्तान में राइड हुई थी, मगर इधर जो है कभी ऐसी घटना घटती नहीं है। तो बाहर के जो हिंदू भाई जो है, जो बाहर के हिंदू है, वो अक्सर तादाद में यहाँ पर 2 साल से आ रहे हैं। तो उनकी जो पूरी साजिश थी। और दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि मेरा नाम कैसे आया। जब रैली यहाँ पर आई तो पूरी मालूनी की जो जनता, जो बाकी पब्लिक जो थी, वो सब रैली के साथ में चल रही थी, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो रैली के आने के पहले 10 मिनट पहले मैंने चेक किया था कि मस्जिद के सामने जो स्पेस है रोड के उस पार, वहाँ पे काफ़ी पब्लिक जमा हुई थी। जो मुस्लिम जो नौजवान लड़के थे, वो काफ़ी लड़के वहाँ पे जमा थे। और उस लड़कों को यहाँ के जो डीसीपी जो थे, वो डीसीपी और यहाँ की जो पुलिस जो थी, वो जाकर लड़के लोगों को, जो पब्लिक थी 400-500 जो भी पब्लिक थी स्टार्ट में, उनको सबको मस्जिद की तरफ लेके आया। अपना हमारा फुटेज है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई हुई है पुलिस की रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़के दंगों पर, उसको लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा वो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई वो बिल्कुल अलग है। ऐसे में शिकायतकर्ता जलील मर्चेंट का यह कहना है कि मुंबई पुलिस के कहने पर ही हम बाहर आए और पुलिस ने हमें मदद के लिए कहा, हमने लोगों की मदद भी की। ऐसे में जिस तरह से हजारों की संख्या में लोगों की गैदरिंग हुई थी, उस गैदरिंग को समझाने बुझाने का काम हमने किया। हमने लोगों को तितर बितर किया, पुलिस की मदद की, जिसके लिए पुलिस ने बाकायदे उन्हें धन्यवाद भी कहा। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने सुबह उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन्हें यह जानकारी नहीं थी, इस बात को उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि जिसकी वह मदद कर रहा है वही पुलिस उनकी खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं वह माननीय कोर्ट को दिखाया, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। लेकिन आज फिर से उन्हें कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट का अंतिम फैसला होगा कि आखिरकार उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने मंगल प्रसाद लोढ़ा, पालक मंत्री के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी घटना के बाद आए थे, उन्होंने सिर्फ विशेष एक समुदाय से मुलाकात की, जबकि दूसरे समुदाय से उन्होंने बातचीत नहीं की, क्योंकि पालक मंत्री पूरे जो है राज्य का होता है। और ऐसे में अगर वह आए, उन्होंने मुलाकात नहीं की, तो उन्होंने बताया कि पालक मंत्री जो है सिर्फ मालवनी के कुछ लोगों के पालक मंत्री हैं, जबकि जो हमारे समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की। इस तरह का गंभीर आरोप लगाया है। जी मुस्कान जी, जिस तरीके से आरोप लगे हैं पुलिस पर, और इसी के साथ उन्होंने जो वीडियो जारी किया, प्रेस से बात की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनको खुद बुलाया गया था पुलिस द्वारा और कहा गया था कि आप इनकी सहायता करिए, और उसके बावजूद उन पर एफआईआर दर्ज की गई।
बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जो फुटेज में दिखाई दे रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस के साथ वह मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति पुलिस की मदद कर रहा है और पुलिस उसके ऊपर मामला दर्ज कर रही है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या यह किसी राजनीतिक साजिश के तहत हुआ या फिर जो मुस्लिम समुदाय के नेता है जलील मर्चेंट, उनको जो है टारगेट किया गया था इस तरह का बुलाकर। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है खुद जलील मर्चेंट चाहते हैं और वहीं उन्होंने कोर्ट से भी निवेदन किया है कि कोर्ट इस पूरे मामले में जो सच है वो उस पर फैसला सुनाए। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। जय भारत सत्याग्रह के निगरानी समिति की बैठक एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सह प्रभारी विजय जांगीड़ की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि एआईसीसी ने 1 महीने का भारत सत्याग्रह कार्यक्रम दिया है, हमें उसका प्रदेश में क्रियान्वित करना है। एआईसीसी के महासचिव और प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम एआईसीसी ने दिया है, इसकी निगरानी के लिए अनुभवी लोगों की समिति बनी है और ऐसे में उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक, सभा, उपवास रैली सभी से कांग्रेसी जो है वो जुड़े। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जयदास माणिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। जयदास, फिलहाल जिस तरीके से सत्याग्रह जो अब करने जा रही है कांग्रेस, उसको लेकर यहां पर बैठक हुई है कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में और इस बैठक में साफ कहा गया कि जितनी भी कांग्रेस के सभा होंगी या उपवास होंगे, रैली, नुक्कड़ नाटक, सभी में सभी कांग्रेसियों को एकजुट होना है। जी देखिए, जो है जय भारत सत्याग्रह जो है निगरानी समिति की कल बैठक संपन्न हुई है। इसमें जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, साथ में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सम्मिलित हुए थे, ताकि और इसके अलावा जो तमाम जो पदाधिकारी वो बैठक में सम्मिलित हुए और इसमें यह तय हुआ है कि जो आने वाले 1 महीना का कार्यक्रम है वो इसमें जय भारत सत्याग्रह का नाम दिया गया है और से जो है पारित करने के लिए तमाम जो नेता उनको दायित्व सौंपा गया है। दरअसल यह जो है राहुल गांधी के जो व्यवहार है, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वह लोकतंत्र का गला दबाने जैसा है, इस टाइप का इस तरीके से जो है उनके तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि जय भारत सत्याग्रह के तहत राहुल गांधी के साथ किए गए अलोकतांत्रिक व्यवहार, मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ पत्रकार वार्ता और मसाल शांति मार्च निकालने का जो है कार्यक्रम रखा गया। साथ ही नुक्कड़ सभाएं होंगी, गांव कस्बे में नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इसके अलावा जो है कांग्रेसी जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। साथ में जो है डरो मत कंसर्ट भी होगा, साथ में हर निगम में कार्यक्रम करेंगे, साथ में लोकतंत्र बचाओ दौड़ भी होगा। इसके अलावा जो है 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसके अलावा जो है ब्लॉक स्तरीय पत्रकार वार्ता, पोस्ट कार्ड अभियान, नुक्कड़ सभा, सोशल मीडिया कैंपेन, जय भारत सत्याग्रह फेज 2 में जो है वो संभागीय जिला सम्मेलन भी कराए जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रदेश स्तरीय रैली भी आयोजन की जाएगी। 1 दिन का उपवास जो जिले में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष सार्वजनिक स्थानों पर सभी जो पदाधिकारी वो भी करेंगे और अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी जो है कुमारी शैलजा ने दी हुई है। इसके अलावा जो है जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गांधीनगर के जच्चा बच्चा अस्पताल के 3रे फ्लोर को कोविड समर्पित वार्ड घोषित कर दिया गया है। इसमें 80 बिस्तर स्थापित किए गए हैं। 6 बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सकों को सतर्क कर दिया गया है। जम्मू में संभाग के सबसे बड़े जच्चा बच्चा अस्पताल श्री महाराजा गुलाब सिंह में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं। इन सभी को गांधीनगर स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस अस्पताल में बच्चे भर्ती किए गए हैं वहां के चिकित्सा अधीक्षक ने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना बम फूटने से सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया गया है। गांधीनगर के जच्चा बच्चा अस्पताल के 3रे फ्लोर को
कोविड समर्पित वार्ड घोषित कर इसमें 80 बिस्तर स्थापित कर दिए गए हैं। अप्रैल माह के पहले ही दिन 6 बच्चों समेत अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण शर्मा के कोरोना संक्रमित पाए जाने से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सकों को सतर्क कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जम्मू कश्मीर से रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कोरोना बम फूटा है, 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इसके बाद तुरंत प्रभाव से अस्पताल को कोविड वार्ड घोषित किया गया है। देखिए मुस्कान, लगातार जिस प्रकार से कोरोना जो है देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में पैर पसार रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार और अस्पताल प्रशासन जो है वो चिंतित है। जम्मू के SMGS अस्पताल में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनकी उम्र मात्र 1 साल है, और उसके बाद वहां से तत्काल उनको जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और यहाँ पर पहले से ही बने कोविड अस्पताल जिसकी 80 बेड की क्षमता जो है वो रखी गई है, वहाँ के अधीक्षक जो हैं वो खुद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद बताया है कि वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि वो खुद ही आइसोलेटेड हो गए हैं, लेकिन कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो कोरोना का आंकड़ा है वो 149 के पास पहुंच चुका है। और इसी प्रकार कहा जाए तो लगातार कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू का इलाका हो, यहाँ पर लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं। कश्मीर संभाग में 124 मामले हैं और वहीं जम्मू संभाग में 25 मामले जो हैं वो सक्रिय हैं, जिसमें एक महिला भी जो है वो भी संक्रमित जो है पाई गई है। मुस्कान, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं, किस तरीके की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है? हालांकि जो वार्ड है वो घोषित कर दिया है कोरोना वार्ड, लेकिन उसमें बेड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। क्या डॉक्टर्स की संख्या भरपूर है? देखिए बिल्कुल, इसको लेकर जम्मू मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल में 80 बेड का जो है कोविड वार्ड जो है वो बना दिया गया है और पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील भी की है कि आप कोरोना के नियमों की जो पालना है वो फिर से शुरू कर दें, क्योंकि लगातार मामले जो है वो बढ़ने के संकेत जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब लोगों को खुद ही समझना होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है मास्क पहनना जरूरी होगा, क्योंकि लगातार अगर हमें कोरोना के प्रभाव को रोकना है तो उसके लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को सक्षम और तैयार करना होगा, ताकि कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। मुस्कान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।